दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मेटेरियल पर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर 8 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हमने शिक्षा सिद्धांत को पढ़ लिया, हमने दार्शनिक राजा को पढ़ लिया। अब हम लोग जानेंगे प्लेटो के न्याय की अवधारणा को। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि प्लेटो के न्याय की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, परिचय को हम लोग समझेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर ले ताकि हम जब भी यहाँ पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी कर सके, अच्छे मार्क्स ला सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है और एक फीडबैक भी जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या फिर समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, एक कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है ताकि आप अच्छे से सारी चीजों को समझ पाए। सारे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर को समझ पाए, एग्जाम में लिख पाए। इसके परिचय को हम लोग समझ, सेम परिचय लिखा है तीनों आंसर में। आपको लिखा है कि प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीतिक, नैतिकता और शिक्षा के साथ साथ न्याय की अवधारणा को भी गहराई से स्पष्ट किया है। प्लेटो पर क्या कहा जा रहा है कि प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्होंने राजनीति, नैतिकता और शिक्षा के साथ साथ न्याय की अवधारणा को भी गहराई से स्पष्ट किया है। न्याय की अवधारणा को भी इसने गहराई से स्पष्ट किया है। उनकी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक में न्याय को राज और व्यक्ति दोनों के संदर्भ में समझाया गया है। उनकी जो प्रसिद्ध बुक है, किताब है, कृति है द रिपब्लिक, उसमें न्याय को राज्य और व्यक्ति दोनों के संदर्भ में समझाया गया है। प्लेटो के अनुसार न्याय केवल कानून का पालन नहीं है। प्लेटो के अनुसार न्याय जो है वो सिर्फ कानून का पालन नहीं है बल्कि यह समाज और आत्मा में संतुलन एवं सामंजस्य की स्थिति है। क्या कहा जा रहा है कि प्लेटो के अनुसार न्याय केवल कानून का पालन करना ही नहीं बल्कि यह समाज और आत्मा में संतुलन एवं सामंजस्य की स्थिति भी है। आगे कहा जा रहा है कि उनके न्याय सिद्धांत को आदर्शवादी माना जाता है, इसलिए उसका आलोचनात्मक परीक्षण आवश्यक है। क्योंकि इसके सिद्धांत को, जो प्लेटो के द्वारा न्याय की अवधारणा दिया गया है, उसके सिद्धांत को आदर्शवादी माना जाता है, इसलिए इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग प्लेटो के न्याय की अवधारणा को समझेंगे कि प्लेटो का न्याय का अवधारणा क्या था, क्या इसका मानना था, इसका क्या विचार था। पहला पॉइंट लिखा है न्याय की परिभाषा। न्याय की परिभाषा क्या है? अपना अपना कार्य करना। न्याय की परिभाषा क्या है कि अपना अपना कार्य करना। अगर इसको और डिटेल में समझना चाहें तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। यही प्लेटो के द्वारा न्याय का अर्थ बताया गया, परिभाषा बताया गया। ठीक है, कि जितने भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कार्य करे और दूसरे के कार्य में वो हस्तक्षेप ना करे। यही न्याय की परिभाषा है प्लेटो के अनुसार। उनके अनुसार जब समाज का हर वर्ग अपने निर्धारित कार्य को ईमानदारी से करता है तभी वास्तविक न्याय स्थापित होता है। प्लेटो के अनुसार कहना है कि जब समाज का हर वर्ग अपने निर्धारित कार्य को ईमानदारी से करता है तभी वास्तविक न्याय स्थापित होता है, तभी जाकर के वास्तविक न्याय स्थापित होता है। न्याय का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कानून का पालन कर रहे हैं। न्याय का मतलब यह है कि आप सही काम कर रहे हैं, आपको जो जिम्मेदारी मिला वो आप निभा रहे हैं, उसी को न्याय कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट लिखा है उसमें कहा जा रहा है न्याय के तीन वर्ग और न्याय। न्याय के तीन वर्ग और न्याय, न्याय के तीन वर्ग और न्याय को हम लोग समझेंगे। प्लेटो ने राज्य को तीन वर्गों में विभाजित किया है। प्लेटो ने राज्य को तीन वर्गों में विभाजित किया, आपको पिछले क्वेश्चन में हम बता रखे। पहला है शासक वर्ग जो दार्शनिक राजा होता है, दूसरा है रक्षक वर्ग जो सैनिक वर्ग होता है, और तीसरा है उत्पादक वर्ग जैसे किसान, कारीगर, व्यापारी, ये सब हो गए। ठीक है, तो प्लेटो ने राज्य को तीन वर्गों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक वर्ग, मतलब पहला शासक वर्ग जो दार्शनिक राजा होता है, दूसरा रक्षक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। न्याय तब स्थापित होता है जब शासक वर्ग शासन करे। न्याय तभी स्थापित होता है जब शासक वर्ग शासन करे, रक्षक वर्ग राज्य की रक्षा करे, उत्पादक वर्ग आर्थिक आय करे। जो उत्पादक वर्ग वो आर्थिक आय और कोई भी वर्ग दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, तभी जाकर के न्याय साबित होता है। तभी जाकर के क्या कहा जा रहा है कि न्याय स्थापित होता है। न्याय तब स्थापित होता है जब शासक वर्ग शासन करे, रक्षक वर्ग रक्षा करे और उत्पादक वर्ग आर्थिक आय करे और कोई भी वर्ग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, तभी जाकर के न्याय स्थापित होगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि व्यक्ति की आत्मा और न्याय। व्यक्ति की आत्मा और न्याय भी महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने न्याय को व्यक्ति की आत्मा से भी जोड़ा है। प्लेटो ने न्याय को जो है वो व्यक्ति की आत्मा से भी जोड़ा है। उनके अनुसार आत्मा के तीन भाग होते हैं। आत्मा के भी तीन भाग होते हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है साहस या फिर उत्साह, और तीसरा है इच्छा। तो बुद्धि, साहस और इच्छा तीन भागों में इसको बांटा गया है। जब बुद्धि शासन करे, जब बुद्धि जो है शासन करे, साहस उसका सहयोग करे और इच्छाएं नियंत्रित रहें, और इच्छाएं नियंत्रित रहे, तब व्यक्ति में न्याय की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो मानव है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है बुद्धि, दूसरा है
साहस और तीसरा इच्छा। जब तीनों संतुलित हो, बुद्धि जब शासन करे, साहस जब सहयोग करे और इच्छाएं जब नियंत्रित रहे, तभी व्यक्ति न्याय की स्थिति में उत्पन्न होगा। तभी तब जाकर के व्यक्ति जो है वो न्याय की स्थिति उत्पन्न होता है, तब जाकर के व्यक्ति में न्याय की स्थिति उत्पन्न होता है। ठीक है, जब तीनों चीजें सही से काम करें, बुद्धि न्याय के लिए, साहस सहयोग करने के लिए और इच्छाएं नियंत्रित रहे। आगे इसमें कहा जा रहा है न्याय इक्वल टू सामंजस्य और संतुलन। न्याय उसी को कहेंगे जब सामंजस्य बना रहे और संतुलन बना रहे, उसी को न्याय कहेंगे। प्लेटो के अनुसार न्याय कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय जो है वो कोई बाहरी नियम नहीं, मतलब कोई कानून को आप फॉलो करे तो वो न्याय नहीं है, बल्कि आंतरिक संतुलन, आप अपने में कितना संतुलन कर पाते हो वही न्याय है। जिस प्रकार शरीर में सभी अंग अपने अपने कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य और व्यक्ति में भी कार्यों का संतुलन भी न्याय है। जिस प्रकार शरीर का सभी अंग अपने अपने कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य और व्यक्ति में भी कार्यों का संतुलन ही न्याय कहलाता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि प्लेटो, इसने जो ये कहा कि प्लेटो के अनुसार न्याय कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन है। मतलब आप खुद से कितने ईमानदार हैं, आप खुद से कितने नैतिकतावादी हैं, वो डिसाइड करता है कि आप कितने न्यायप्रिय हैं। ठीक है, आप कितना न्याय करने वाले हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण। प्लेटो के न्याय का आलोचनात्मक परीक्षण को कहा जा रहा है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के गुण। पहले हम लोग देखेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत के गुणों को। इसका जो पहला गुण है इस सिद्धांत का, वो है न्याय की नैतिक और दार्शनिक व्याख्या। ये न्याय की नैतिक और दार्शनिक व्याख्या करता है। प्लेटो ने न्याय को केवल कानूनी व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा। प्लेटो ने क्या किया है, तो न्याय को केवल कानूनी व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे नैतिकता, सद्गुण और आत्मिक संतुलन से जोड़कर एक उच्च दार्शनिक आधार प्रदान किया है। एक उच्च दार्शनिक आधार प्रदान किया है। ठीक है, सिर्फ कानून मानने तक ही नहीं सीमित रखा। दूसरा जो इसका गुण है वो है राज्य और व्यक्ति में समानता का सिद्धांत। राज्य और व्यक्ति में समानता का सिद्धांत दिया है। प्लेटो का यह विचार की जैसा राज्य वैसा व्यक्ति और जैसा व्यक्ति वैसा राज्य। क्या कहा जा रहा है कि राज्य और व्यक्ति में समानता का सिद्धांत दिया गया है। प्लेटो का यह विचार की जैसा राज्य वैसा व्यक्ति, जैसा व्यक्ति वैसा राज्य न्याय की अवधारणा को व्यापक और गहन बनाता है। इसमें सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच संबंध स्थापित होता है। जैसा व्यक्ति होगा वैसा राज्य होगा, जैसा राज्य होगा वैसा व्यक्ति होगा। न्याय की अवधारणा को व्यापक और गहन बनाता है। यही सब जो है न्याय की अवधारणा को व्यापक और गहन बनाता है। इसे सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच संबंध स्थापित होता है। इससे क्या, तो सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच में संबंध स्थापित होता है। तीसरा जो इसका गुण है वो है सामाजिक अनुशासन पर बल देना। सामाजिक अनुशासन पर इसने बल दिया है। प्रत्येक वर्ग को उसका निश्चित कार्य देकर प्लेटो ने सामाजिक अनुशासन को स्थिरता पर बल दिया है। क्या किया, तो प्रत्येक वर्ग को उसका निश्चित कार्य दे दिया है। प्लेटो ने सामाजिक अनुशासन और स्थिरता पर बल दिया है। इससे अराजकता और अव्यवस्था की संभावना कम हो जाती है। इससे क्या, तो अराजकता और अव्यवस्था की संभावना कम होती है। जिसको जो काम दिया गया अगर वो ईमानदारी से उसी काम को करता है तो क्या होगा, तो समाज में स्थिरता और अनुशासन बना रहेगा। चौथा जो गुण है इसका वो है कर्तव्य प्रधान दृष्टिकोण। कर्तव्य प्रधान दृष्टिकोण बनाया गया। ये जो सिद्धांत वो कर्तव्य प्रधान दृष्टिकोण है। प्लेटो का न्याय अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर आधारित है। प्लेटो का जो न्याय है वो अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर आधारित है। यह दृष्टिकोण समाज में जिम्मेदारी और नैतिकता की भावना को बढ़ावा देता है। जैसा कि प्लेटो ने कहा कि हमें दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और सिर्फ जो काम दिया गया उसी को पूर्णता निष्ठा से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। प्लेटो का न्याय अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर आधारित है। मतलब जो अधिकार आपको दिया गया उससे ज्यादा आपका कर्तव्य क्या है वो उस पर आधारित किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की सीमाएं और आलोचना। आप कितना भी अच्छा सिद्धांत बना लीजिए, कितना भी अच्छा नियम बना लीजिए, आपकी कुछ ना कुछ आलोचनाएं रहेंगी, कुछ ना कुछ सीमाएं रहेंगी। ठीक है, तो पहला जो इसका सीमा है, पहला जो इसका आलोचना है वो अत्यधिक आदर्शवादी और अव्यवहारिक। इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो आदर्शवादी और अव्यवहारिक है। मतलब इसको समाज में लागू करना इतना आसान नहीं है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आदर्श राज्य की कल्पना पर आधारित है। आदर्श राज्य की कल्पना पर आधारित है, मतलब एक आदर्श राज्य की कल्पना हो जिस पर इसके न्याय सिद्धांत को रखा जाए। ठीक है, वास्तविक समाज में हर व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित रखना संभव नहीं है। लेकिन अगर वास्तविक समाज की हम लोग बात करें तो हर व्यक्ति को केवल एक ही कार्य दिया जाए या फिर उसको एक ही कार्य तक सीमित रखा जाए, ये संभव नहीं हो सकता। दूसरा बात इसमें कहा जा, दूसरा जो इसमें आलोचना कहा जा रहा है वर्ग व्यवस्था को अस्थायी बनाना। अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए कि पढ़िए आप सिर्फ और आपको कमाना नहीं तो आप रह सकेंगे, नहीं, कमाना भी जरूरी और पढ़ना भी जरूरी, तो इसका एक आलोचना यही था। दूसरा जो इसका आलोचना है वो है वर्ग व्यवस्था को अस्थायी बनाना। वर्ग व्यवस्था को अस्थायी इसने बनाया है। प्लेटो ने वर्ग परिवर्तन की संभावना को लगभग समाप्त कर दिया। यह सामाजिक गतिशीलता के विरुद्ध है और असमानता को अस्थायी बनाता है। तीसरा जो इसका आलोचना है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा करता है। ये जो सिद्धांत है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा करता है, अनदेखा करता है। व्यक्ति को उसके स्वभाव के नाम पर सीमित कर देना उसकी स्वतंत्रता पर आघात करता है। व्यक्ति को उसके स्वभाव के
नाम पर, मतलब उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या काम कर सकता है, वो किस काम के लायक है, इस चीज पर सिर्फ उसको सीमित कर देना उसकी स्वतंत्रता पर आघात करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से यह दृष्टिकोण मेल नहीं खाता। चौथा जो इसका आलोचना है वो है अधिकारों की उपेक्षा करना। अधिकारों की उपेक्षा हुई है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आधुनिक न्याय की अवधारणा अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर आधारित है। आधुनिक न्याय की जो अवधारणा है वो अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर आधारित है, लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। अरस्तु की आलोचना को देख लेते हैं। अरस्तु ने भी इसकी आलोचना की है। अरस्तु ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अव्यवहारिक बताया। उनके अनुसार न्याय का संबंध समानता, कानून और व्यवहारिक जीवन से होना चाहिए, ना कि केवल आदर्श कल्पनाओं से। ठीक है, तो ये भी इसका एक आलोचना रहा है। तो प्लेटो के द्वारा एक बेहतर एक सिद्धांत दिया गया था शिक्षा का, न्याय का सिद्धांत। ठीक है, फिर से हम लोग समझेंगे आधुनिक संदर्भ में मूल्यांकन। आज के समय में उसका मूल्यांकन करते हैं। कहा जा रहा है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत आज के लोकतांत्रिक समाज में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। फिर से वही बात कहा जा रहा है। दूसरा इसमें मूल्यांकन कहा जा रहा है, फिर भी कर्तव्य, नैतिकता और सामाजिक संतुलन पर उनका बल आज भी प्रासंगिक है। तीसरा बात इसमें कहा जा रहा है कि प्रशासनिक दक्षता और कार्य विभाजन में प्लेटो के विचारों की झलक मिलती है। प्रशासनिक दक्षता और कार्य विभाजन में हर एक सेक्टर दे दिया गया, भला कि काम वो अलग अलग कर सकता है लेकिन सेक्टर अलग अलग बांट दिया गया, तो थोड़ा सा विचार इसमें झलक दिखाई देता है। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा एक उच्च नैतिक और दार्शनिक आदर्श प्रस्तुत करती है। यद्यपि एक सिद्धांत व्यवहारिक स्तर पर सीमित है और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाता, फिर भी इसने न्याय को केवल कानून ना मानकर नैतिक संतुलन और सामाजिक सामंजस्य के रूप में समझने की दिशा दी है। तो इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से सरल भाषा में बताया गया था। उम्मीद करते क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप लोग नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। साथ में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया फिर नहीं आया, फिर कोई सुधार करने का हमको जरूरत है। ठीक है, तो कमेंट में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।